नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के पेपर 1 के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि 2024 और 25 या 26 आने वाले और 27-28 की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यानी कि ये सिलेबस डिस्कशन है। बेसिकली सिलेबस आपका यही रहेगा। अगले लगभग 4-5 वर्षों में लगभग यही सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस अभी चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस बदला है, पूरा का पूरा सिनेरियो बदल चुका है। तो जब आप अभी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, 3rd सेमेस्टर में मतलब कि 3rd सेमेस्टर पास करके आए हैं, 4th सेमेस्टर पास कर चुके हैं, यानी पेपर दे चुके हैं, मतलब पास हो गए आप, ठीक है। इसमें फेल जैसा कोई झंझट नहीं होता है। एक आध सब्जेक्ट में अगर आपकी कोई दिक्कत भी आती है, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, लेकिन आ भी जाती है अगर आपने किसी तरीके से कोई कोताही करी पढ़ने में, तो मान लेते तो फिर तो आप बैक पेपर भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप प्रारंभ करें तैयारी किसकी, 5th सेमेस्टर की, यानी कि 3rd ईयर की। 3rd ईयर में एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट आपको मेजर में पढ़ने पड़ेंगे, एक सब्जेक्ट आपको को करिकुलर होगा। को करिकुलर के लिए बेसिकली आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, उसमें एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर। वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस वहाँ पर आपको मिलेगी, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जा करके, और उस पर आप एक प्रकार से अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे चल करके आपको वहाँ पर तैयारी भी दो तरीके से को करिकुलर जो कोर्सेस होते हैं उनकी तैयारी वहाँ पर होगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। समाजशास्त्र में 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर कौन सा पेपर, जो पहला पेपर है उसमें आपको क्या पढ़ना है, पहले पेपर में आपको पढ़ना है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट के बारे में। क्लासिकल मतलब होता है मतलब कि जो है शास्त्रीय, सोशोलॉजिकल मतलब होता है समाज शास्त्रीय, और थॉट माने होता है विचार, यानी कि शास्त्रीय समाज शास्त्रीय विचारों के बारे में हमको जानना है, ठीक है। एकदम बेसिक से हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो पेपर नंबर 1 है ये। पेपर नंबर 1 में क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट यानी कि शास्त्रीय समाज शास्त्रीय परिचय में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और कैसे कैसे मैं डिस्कस करूंगा ये भी यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, कौन कौन से टॉपिक हमको देखने हैं। सेकंड जो पेपर आपका होता है उसमें आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान पद्धति, यानी कि सोशल रिसर्च इन सोशल साइंसेस। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, यानी उसका सिलेबस भी आएगा। यानी इसमें एक सब्जेक्ट के एक पेपर नहीं 2 पेपर होंगे हर एक विश्वविद्यालय में, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके एक प्रकार से उसके इसके भी 2 पेपर होंगे, लेकिन अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके 4 पेपर भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो एक पेपर होता था पहले से ही आपके 2-2 पेपर होते आए हैं। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये सभी विश्वविद्यालय के लिए वैध सिलेबस है, सभी के लिए एक प्रकार से यही सिलेबस है। बीए के 5th सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपका यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से चैप्टर अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर जो आपका आएगा उसमें हम क्या देखेंगे, पहले चैप्टर में हम लोग देखेंगे महोदय, पहला चैप्टर जो होगा उसमें हम लोग समाजशास्त्र के उद्भव और बौद्धिक स्रोत के बारे में समझेंगे, यानी समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में मैं डिटेल से जानकारी आपको देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें। तो बेसिकली पहला जो चैप्टर हमारा है उसमें हमको क्या देखना है, पहले चैप्टर में हमको देखना है इंटेलेक्चुअल सोर्सेस ऑफ द इमरजेंस मतलब इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है वो कैसे हुआ है इसके बौद्धिक स्रोत के बारे में समझेंगे। यानी कि एक प्रकार से एक इतिहास समझेंगे समाजशास्त्र का, समाजशास्त्र सब्जेक्ट से पहले क्या क्या चीज़ें थीं, किस तरीके से विकास हुआ। इसमें हम लोग बेसिकली समझेंगे यूरोप में ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय कैसे हुआ, ज्ञानोदय की क्या विशेषताएं रही हैं, इसका मूल्यांकन। ज्ञानोदय से एक प्रश्न परीक्षा में जो है पिछली बार पूछा गया था। इतिहास का दर्शन समझेंगे, यानी इतिहास में किस तरीके की विचारधारा रही। प्रकृति और विभिन्न पक्ष समझेंगे इतिहास दर्शन की। राजनीतिक दर्शन, विभिन्न विचार और प्रभाव देखेंगे। सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन जो चलाए गए जिससे सामाजिक एक प्रकार से चीज़ों में बदलाव हुआ। वैचारिक और क्रियात्मक पक्ष भी देखेंगे, और आंदोलनों से उत्पन्न जो नवीन दशाएं या नवीन सिचुएशन जो सामने आई, जो तमाम प्रकार के आंदोलन हुए, उससे समाज में कैसा बदलाव हुआ और समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, पूरा डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बेसिकली समाजशास्त्र के उद्भव की अगर बात की जाए तो 1838 एक ईस्वी है एक प्रकार जिसमें समाजशास्त्र का उदय होता है। 1838 में समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम या सोशियोलॉजी नाम दिया था किसने, सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी इससे पहले नहीं कहते थे, सोशियोलॉजी नाम किसने दिया था, एक व्यक्ति थे उनका नाम था अगस्त काम्टे। क्या नाम था भैया, अगस्त काम्टे। ये मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। अगस्त काम्टे नाम के व्यक्ति ने 1838 में सोशियोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। 1838 से पहले की अगर बात की जाए तो 1838 से पहले ऑब्जेक्टिव में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं सब। 1838 से पहले समाजशास्त्र को किसके नाम से जानते थे,
1838 से पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से भैया? सोशियो फिजिक्स के नाम से, यानी कि सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। किसके? सामाजिक भौतिकी के नाम से समाजशास्त्र को जाना जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा में। इसके अलावा समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ? 1838 में हुआ। सबसे पहले समाजशास्त्र की बात या सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अगस्त काम्टे ने किया। अब यहीं पर चूंकि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया किसने? अगस्त काम्टे ने, इसीलिए समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाएगा? बिल्कुल अगस्त काम्टे को ही कहा जाएगा। किसका जनक? समाजशास्त्र का जनक, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। समाजशास्त्र के कौन है ये? समाजशास्त्र के पिता यानी समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। यहाँ हैं कौन? अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे की एक सिद्धांत भी है, बड़ा फेमस सिद्धांत है, जिसका नाम है प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। आगे चल करके प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है इस तरीके से हुआ। 1838 के बाद में फिर समाजशास्त्र में तमाम प्रकार की विचारधाराओं का खंडन मंडन प्रक्रिया चलती रही। लगातार एक प्रकार से द्वंद्व, मतलब कि वाद प्रतिवाद और विवाद होता रहा। और आने वाले समय में एक प्रकार से बेसिकली आकर के भारत की अगर बात की तो भारत में ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि भारत में समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ? तो भारत में बेसिकली उस समय ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन में बेसिकली 1907 ईस्वी में एक पृथक विषय के रूप में, एक अलग विषय के रूप में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज़ में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। फिर इसके बाद में 1914 ईस्वी का समय आता है। 1914 ईस्वी में पहली बार बम्बई विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में भैया? बम्बई यूनिवर्सिटी में, बम्बई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का उद्भव भारत में शुरू होता है। बम्बई विश्वविद्यालय में कई सारे प्रोफेसर, राधा कमल मुखर्जी से लेकर के डॉक्टर GS घुरिये, ऐसे कई विद्वानों ने एक प्रकार से वहाँ पर एक प्रकार से समाजशास्त्र को मदद करी। भारत के समाजशास्त्रियों में आप आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है, पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, ठीक है, या मतलब कि सोशोलॉजिस्ट जो रहे उनके बारे में तो विस्तार से आप जानेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। समाजशास्त्र में भारत के समाजशास्त्रियों का क्या योगदान है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के समाजशास्त्र का ये उद्भव रहा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात की तो सबसे पहले समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है वो एक प्रकार से कहाँ से हुआ है? वो हुआ है मेरे भाई, कहाँ से? बिल्कुल वो हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। कहाँ से हुआ है? LU से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पहले चैप्टर में हम ये चीज़ों के बारे में समझेंगे। सेकंड चैप्टर जो हमारा आएगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे? फ्रांस की क्रांति के बारे में समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति से समाज में क्या परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति जो हुई एक प्रकार, जिसको गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहते हैं, ब्रिटेन से संबंधित है क्रांति बेसिकली। यहाँ से भी समाज बहुत बदला। उद्योगों का विकास इतना ज़्यादा हो गया कि जो मनुष्य थे उनका एक प्रकार से अब काम ही नहीं लगने लगा। मनुष्य जो काम एक प्रकार से 10 घंटे में करते थे वही काम 1 घंटे में, और जो काम 10 व्यक्ति मिल करके करते थे 10 घंटे में, वही काम एक मशीन मिल करके, एक व्यक्ति का प्रयोग करके 1 घंटे में काम कर दे रही है। मशीनों का विकास हुआ, तमाम प्रकार के एक प्रकार से आविष्कार हुए, और इन तमाम प्रकार के आविष्कारों की वजह से क्या हुआ? समाज में एक प्रकार से एक नए समाज का प्रादुर्भाव होता है, और उसके बाद से समाज का जो नज़रिया होता है बदलने लगता है। और जब समाज के नज़रिए बदलते हैं, समाज के संबंध बदलते हैं, चूँकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, इसीलिए जब संबंधों में परिवर्तन होगा तो समाजशास्त्र के नियमों में, सिद्धांतों में भी परिवर्तन आपको दिखेगा, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो औद्योगिक क्रांति से समाज का पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके अलावा समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, पूरा डिटेल में हम जानेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, पूरी डिटेल में जानकारी देखें। यूरोप में क्रांति से पूर्व की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक सिचुएशन कैसी थी, राजनीतिक दशाएं कैसी थी, सब कुछ देखेंगे। इसके बाद में फ्रांस की क्रांति के बारे में डिटेल में जानकारी देखेंगे। फ्रांस की क्रांति का क्या घटनाक्रम रहा, पूरा डिटेल में जानेंगे। क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े समाज पर और अन्य क्षेत्रों पर। इसके अलावा फिर औद्योगिक क्रांति के बारे में समझेंगे। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के विभिन्न चरण कौन से रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव और यूरोप में समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, जिसमें फ्रांस में कैसे हुआ, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सभी में कब कब हुआ, किन किन विश्वविद्यालय से हुआ, इटली में, और आरंभिक समाजशास्त्र की मुख्य विशेषताएं जो रही हैं जब समाजशास्त्र का उद्भव हुआ एक पृथक विषय के रूप में, उसके बाद में उसकी क्या विशेषताएँ रही हैं, ये हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। इसमें सेकंड चैप्टर में ज़रूरी नहीं कि सभी को एक ही वीडियो में देख लूँगा, ये एक प्रकार से 2-3 वीडियो में हो जाएगा सेकंड चैप्टर। इसके बाद में थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में हम लोग अगस्त काम्टे जी के बारे में जानेंगे। अगस्त काम्टे जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, फादर हैं समाजशास्त्र के, इन्होंने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र कहा, सोशोलॉजी का। अगस्त काम्टे की अगर बात की जाए
तो अगस्त कामटे का जन्म हुआ था 1798 में, मृत्यु इनकी हो गई 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1838 में क्या किया था इन्होंने? सबसे पहले समाजशास्त्र को, सामाजिक सोशियोलॉजी सबसे पहले इन्होंने कहा था 1838 में। 1857 में इनका निधन हो जाता है, 1798 में इनकी जन्म होता है। तो ये परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा था दोनों, ये बात ध्यान रखें। 1838 वाला 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपके आ जाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, जब भी मैं चैप्टर बताऊंगा तो चैप्टर के साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बता दूंगा, ताकि आपको कहीं पर भटकने की जरूरत ना पड़े। ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों की तैयारी आपकी साथों साथ हो जाए। ठीक है, तो अगर ये काम मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए मेहनत करी है या कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ सर जी, आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ बताएं ज़रूर, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, अपने समस्त चीज़ों को छोड़ करके आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, चूँकि आप देखते हैं बीए के क्लासेस जो लेता हूँ मैं, इसमें बहुत एक प्रकार से क्या होता है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है और उतना प्रॉफिट हो नहीं पाता है। तो एक प्रकार से इसमें दिल टूटने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये लगने लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। जब केवल परीक्षा आती तब आप लोग पढ़ते हो, उससे पहले पढ़ना ही नहीं चाहते हो। तो लोग सोचते हैं कि भाई ये लोग एसएससी वगैरह पढ़ाने लगते हैं, क्योंकि इसमें आप देखते हैं एसएससी वगैरह अगर पढ़ाओगे को कम मेहनत में अधिक से अधिक पैसा, लोग फेमस हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग अभी तक वैसे हैं, लगभग पिछले 6-7 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई एक प्रकार ज़्यादा मतलब, लेकिन आप लोगों के ने इतना प्यार दिया मुझे, उसके लिए करबद्ध होकर के मैं आपको प्रणाम करता हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसीलिए मैं एक प्रकार से आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। आपके साथ चूँकि मैं इमोशनली कनेक्ट हूं, आप एक प्रकार से चूँकि जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में मैंने पढ़ाई करी है, मुझे एक भी लेक्चर बीए के नहीं मिले हैं। हाँ, एमए मैं जब पढ़ा हूँ, एमए मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से किया है, हिंदी साहित्य से एमए किया मैंने। तो वहाँ पर मैंने क्लासेस अटेंड करी हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई। वहाँ पर मैंने देखा कि किस तरीके से एक प्रोफेसर पढ़ाते हैं, एक एक टॉपिक के लिए एक एक प्रोफेसर अलॉट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए बड़े विश्वविद्यालयों में, क्योंकि वहाँ से पढ़ने से आपका एक ज़बरदस्त जो एक प्रकार से व्यक्तित्व होता है निकल करके सामने आता है। तो काम्ट का जीवन परिचय देखेंगे, बौद्धिक पृष्ठभूमि समझेंगे, समाजशास्त्र को काम्ट की क्या देन है, यानी अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को क्या दिया, समाजशास्त्र की अवधारणा, सामाजिक स्थिति और गत्यात्मकता, प्रत्यक्षवाद जो कि एक प्रकार से अगस्त काम्टे का सिद्धांत है, मैंने बताया नहीं था कि ये है, इसके बारे में समझेंगे। प्रत्यक्षवाद का अर्थ, मान्यताएं, विशेषताएं, समालोचनात्मक मूल्यांकन, प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद में जो उन्होंने बताया क्या वो सही है कि गलत है, सारी डिटेल में जानकारी मैं देखूंगा। इसके अलावा 3 स्तरों का नियम या त्रिस्तरीय नियम दिया समाजशास्त्र में अगस्त काम्टे ने। नियम की प्रकृति समझेंगे, त्रिस्तरीय नियम और सामाजिक संगठन के बारे में जानेंगे, आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, यानी कि किस प्रकार से इसको लेकर के जो 3 स्तरीय सिद्धांत है इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या टिप्पणियाँ करी हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। विज्ञानों का संस्करण, संस्करण का मतलब क्या होता है, विज्ञान एक प्रकार, सबसे पहले कौन से विज्ञान का एक प्रकार से आया, सबसे पहले इसे गणित बनी, फिर भौतिकी बनी, फिर ऐसे कि कौन कौन से विज्ञान सबसे पहले बने, फिर उसके बाद में कौन से विज्ञान बने। तो एक संस्करण एक मतलब एक प्रक्रिया। तो विज्ञानों के संस्करण के नियम, विज्ञानों के संस्करण का क्रम और समालोचनात्मक मूल्यांकन पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो विज्ञानों का संस्करण का नियम, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरों का नियम और प्रत्यक्षवाद, ये 3 एक प्रकार से विचारधारा अगस्त काम्टे की रही है। तीनों को हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अगले विद्वान आपके आएंगे, उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर बहुत ज़बरदस्त समाजशास्त्री रहे हैं। ठीक है, इनका सिद्धांत बड़ा फेमस रहा है। बेसिकली जो सामाजिक डार्विनवाद इन्होंने दिया, ये बड़ा फेमस रहा इनका जन्म हुआ था हर्बर्ट स्पेंसर का 1820 में, इनकी मृत्यु 1903 में हो गई। ये दोनों याद रखिएगा डिटेल में, चूँकि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा। ठीक है, जीवन परिचय इसका पहले समझेंगे हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर का। इसके अलावा इनकी जो रचनाएँ हैं उन रचनाओं के बारे में जानेंगे। सामाजिक डार्विनवाद जो एक सिद्धांत, डार्विन एक प्रकार से, डार्विन एक विद्वान है, बायोलॉजी से संबंधित विज्ञान है, जिराफ वगैरह को लेकर के इन्होंने बड़ा काम किया। उद्विकास, बेसिकली उद्विकास का सिद्धांत दिया डार्विन महोदय ने। डार्विन की अगर बात करें तो डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत जानवरों पर लागू किया, लेकिन वही एक प्रकार से जो डार्विन का एक प्रकार से मतलब डार्विनवाद था या एक प्रकार जो उद्विकास का सिद्धांत था, वही उद्विकास इन्होंने मनुष्यों पर लागू किया किसने, या समाज पर लागू किया किसने, समाज को एक मनुष्य की भांति या एक सावयव की भांति माना हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो समाज एक सावयवी सिद्धांत है, समाज का सावयवी सिद्धांत किसने दिया, समाज सावयव की भांति काम करता है, किसने कहा, अगस्त काम्टे किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। हर्बर्ट स्पेंसर एक प्रकार से मनुष्य की शरीर मानते हैं, मनुष्य के शरीर के रूप में समाज को बताते हैं कि मनुष्य का शरीर है, एक प्रकार से समाज जो है एक शरीर की भांति ही होता है, जिसके तमाम प्रकार के अंग होते हैं और तमाम अंग मिल करके पूरे के पूरे जो है बॉडी का निर्माण करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा का पूरा। ठीक है,
तो सामाजिक डार्विनवाद यही है। उद्विकास का अर्थ क्या होता है, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत क्या था, स्पेंसर के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक सावयववाद क्या है, जो सावयवी सिद्धांत है क्या है, पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा। इसकी समालोचना देखेंगे, ठीक है, अच्छाई बुराई दोनों पक्ष पर चर्चा करेंगे। अधिसावयवी और उद्विकास क्या है, अधिसावयवी उद्विकास क्या है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के नियम और आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, पूरा डिटेल में जानकारी में देखूंगा इन सभी सिद्धांतों के बारे में। इसके बाद में अगला विद्वान है, ये भी बड़े ज़बरदस्त विद्वान माने जाते हैं समाजशास्त्र में बेसिकली, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम, इनका नाम जैसे दुख से ही शुरू होता है, दुर्खीम, दुर्खीम माने दुख, ऐसा मान लीजिए आप ट्रिक के रूप में। चूँकि दुर्खीम महोदय की अगर बात की जाए, दुर्खीम महोदय एक प्रकार से बेसिकली इनका सिद्धांत है आत्महत्या का सिद्धांत। तो जो व्यक्ति दुख में होता है वही आत्महत्या करता है। तो आत्महत्या का सिद्धांत उन्होंने दिया और कहा कि आत्महत्या व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं करता, समाज एक प्रकार से उसको मोटिवेट करता है आत्महत्या करने के लिए। समाज कहीं ना कहीं पे उसके लिए जिम्मेदार होता है किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के पीछे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इमाइल दुर्खीम की अगर बात की जाए, इमाइल दुर्खीम जो है महोदय, इनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में, यानी कि जब अगस्त काम्ट की मृत्यु हुई उसके 1 साल के बाद में इमाइल दुर्खीम नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ, जो कि बड़े स्तर के समाजशास्त्रियों में गिने जाते हैं। 1858 में जन्म और 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जीवन परिचय इनका समझेंगे और इनकी रचनाएं जो लिखी गई उनके बारे में जानेंगे। सामाजिक तथ्य के उदाहरण आदि, सोशल फैक्ट की बात करते हैं इमाइल दुर्खीम, बड़ी ज़बरदस्त सिद्धांत है सोशल फैक्ट। सामाजिक तथ्य की बात करते हैं, सामाजिक तथ्य की विशेषताओं को समझेंगे, सामाजिक तथ्य है क्या, सामाजिक तथ्यों के कितने प्रकार हैं, अध्ययन के नियम, समालोचना, सामाजिक एकता का सिद्धांत जो इन्होंने दिया इसके बारे में समझेंगे। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के बारे में इन्होंने चर्चा करी है। यांत्रिक एकता का सिद्धांत है, सावयवी एकता की बात करते हैं इमाइल दुर्खीम, इस सिद्धांत के बारे में समझेंगे। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में समझेंगे। और तीसरा सिद्धांत इनका है आत्महत्या का सिद्धांत। इस आत्महत्या का अर्थ, विशेषता, आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत, आत्महत्या के सिद्धांत की समालोचना, आत्महत्या का प्रकार, सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आत्महत्या का सिद्धांत को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें समस्त चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में जो छठा आपका जो है चैप्टर होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, छठवें पॉइंट मतलब चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विल्फ्रेडो पैरेटो के बारे में। पैरेटो भी बड़े ज़बरदस्त विद्वान रहे हैं। तो विल्फ्रेडो पैरेटो की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1848 ईस्वी में, मृत्यु 1923 ईस्वी में एक प्रकार से इनकी हुई थी। इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएँ समझेंगे, ठीक है। समाजशास्त्र एक तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में इन्होंने एक प्रकार से बताया। तो इनका जो सिद्धांत है उसका नाम है तार्किक तथा अतार्किक क्रिया, यानी कि एक प्रकार से क्रियाएं जो मनुष्य करता है दो होती हैं। एक क्रियाएं तो तर्क के साथ करता है जिसके पीछे एक तर्क होता है, एक लॉजिक होता है, लेकिन एक ऐसी क्रियाएं भी मनुष्य करता है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। तो एक प्रकार से तार्किक क्रियाएं कौन सी होती हैं और अतार्किक क्रियाएं कौन सी होती हैं, इसके पीछे क्या पूरी रणनीति, पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊँगा। इसकी प्रकृति यानी इसका नेचर और इसकी विशेषताएँ, कैरेक्टरिस्टिक्स सभी को समझेंगे। दूसरा सिद्धांत इनका अवशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क। भ्रांत तर्क कभी कभी क्या होता है, भ्रांत तर्क का मतलब क्या होता है, जब एक प्रकार से आप कोई मुद्दा मान लेते, कोई बात आपने बताई, किसी से कहा, अब वो बात एक प्रकार से बेसिकली आपने कहा लेकिन वो बात बेसिकली है सही नहीं, यानी कि वो सही नहीं है बात जो आपने कही। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में कुछ बेमतलब के तर्क आप देंगे, कुतर्क जिसको आप कहते हैं, उसी को भ्रांत तर्क कहते हैं समाजशास्त्री भाषा में। तो आप कुतर्क करेंगे कि नहीं ये ऐसा ही है, इसके पीछे आप लॉजिक देंगे, तमाम प्रकार के लॉजिक आप बताएंगे कि अरे ऐसा नहीं, ये होता है ऐसे, तमाम लपेटेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे व्यक्ति को, वही भ्रांत तर्क होता है। तमाम प्रकार के जो गलत चीज़ें उसको सही साबित करने के लिए तमाम प्रकार के उदाहरण देना, तमाम प्रकार की चीज़ें बताना, ये सब चीज़ें आपके भ्रांत तर्क में शामिल हैं। तो इसके उदाहरण दी विल्फ्रेडो पैरेटो ने। अपशिष्ट चालक का अर्थ क्या होता है, विभिन्न प्रकार के भ्रांत तर्क की प्रकृति और प्रकार, समालोचनात्मक मूल्यांकन, मतलब जो सिद्धांत हैं उनको लेकर के, इनके सिद्धांतों को लेकर के जो विद्वानों के तर्क रहे उन तर्कों के बारे में भी जानने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके बाद में अगले विद्वान हैं उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की अगर बात की, बड़े फेमस विद्वान रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने एक प्रकार से बेसिकली द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया और बड़े फेमस व्यक्ति रहे हैं एक प्रकार से, ये ध्यान रखेंगे। 1818 में इनका जन्म होता है, 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बड़े फेमस पर्सनालिटी रहे पूरे संसार के। जीवन परिचय इनका समझेंगे और इनकी रचनाएं जो लिखी गई इनके द्वारा उसके बारे में जानेंगे। इनका पहला सिद्धांत जो सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बड़ा फेमस सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और हीगल व्यक्ति एक हैं, हीगल जो कि पाश्चात्य विचारक हैं और पुराने विचारक हैं। हीगल का जन्म इनसे बहुत पहले हुआ था कार्ल मार्क्स से। तो हीगल महोदय ने इनसे पहले द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया था। द्वंद्ववाद का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था हीगल महोदय ने,
तो हीगल महोदय की ही विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो चूंकि हीगल के विचारों को फॉलो करते हैं, इसीलिए हीगल का द्वंद्ववाद क्या है और इनका द्वंद्ववाद क्या है, ठीक है, कार्ल मार्क्स का दोनों के विचारों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, भौतिकवाद जो इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स का दोनों के विचारों की तुलना करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के उद्देश्य और महत्व को जानेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना विद्वानों ने करी है, उसके बारे में समझेंगे। फिर अगला ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रकृति और समालोचना देखेंगे। फिर इसके बाद में वर्ग संघर्ष की विचारधारा भी इन्होंने दी कार्ल मार्क्स ने, इसको समझेंगे। विभिन्न युगों में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया तथा वर्ग संघर्ष के कारण क्या क्या रहे, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की समालोचना। इसके बाद में अलगाव का सिद्धांत देखेंगे। अलगाव का सिद्धांत, अलगाव का अर्थ, प्रकार, परिणाम, समालोचनात्मक मूल्यांकन, सबको समझेंगे। यानी 4 सिद्धांत बेसिकली कौन कौन से, अलगाव का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये 4 सिद्धांत आपको यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे कार्ल मार्क्स से संबंधित। ठीक है, जिसमें वर्ग संघर्ष की विचारधारा जो है इनकी बड़ी फेमस है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा मतलब कि 2 वर्ग होते हैं, गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। ठीक है, तो जो अमीर वर्ग होता है वो और अमीर होता जाता है, गरीब वर्ग और गरीब होता चला जाता है। इसी बात को लेकर के एक प्रकार से ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और कहते हैं कि अब तक का जो समाज रहा है ये वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है। ऐसा किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। यह कथन भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा रहा है। अगले विद्वान हैं आपके, वो हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की अगर बात की तो ये भी बड़े फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। मैक्स वेबर का जन्म हुआ था 1864 में, मृत्यु 1920 में हो जाती है। इनके जीवन परिचय की बात करेंगे हम और इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में समझेंगे, क्योंकि रचनाओं से और जीवन परिचय से प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव वाले में आते हैं। लिखित वाले में उनके सिद्धांतों की विवेचना और मूल्यांकन को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सामाजिक क्रिया की बात इन्होंने करी, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया मैक्स वेबर ने। सामाजिक क्रिया की अवधारणा को समझेंगे। अवधारणा का मतलब होता है अर्थ और परिभाषा दोनों हम समझ लेंगे, यानी इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन समझेंगे। सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं, सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक बोध की जो पद्धति है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वर्षहीन शक्ति तथा मतलब इसकी मतलब को वर्षहीन के अनुसार समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा शक्ति और सत्ता के सिद्धांत, शक्ति और सत्ता को लेकर के, शक्ति क्या होती है और सत्ता क्या होती है, इसको लेकर शक्ति कितने प्रकार, सत्ता कितने प्रकार की होती है, जिसमें परंपरागत सत्ता, चमत्कारिक सत्ता, ऐसे कई प्रकार की सत्ता के प्रकार हैं। तो शक्ति और सत्ता बेसिकली हैं क्या, शक्ति और सत्ता के बारे में वेबर ने क्या बातें बताई हैं, ठीक है, उसकी अवधारणा क्या है, विशेषताएं क्या, सत्ता का सिद्धांत, सत्ता का अर्थ, प्रकार, शक्ति का तथा सत्ता में क्या अंतर है, शक्ति और सत्ता क्या होती है, सत्ता के ऐतिहासिक विवेचना, समालोचनात्मक मूल्यांकन, सब कुछ समझेंगे। इसके बाद में अगला सिद्धांत है इनका मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट आचार। प्रोटेस्टेंट बेसिकली कैथोलिक जो एक प्रकार से धर्म था, या ईसाई धर्म में जो कैथोलिक मतलब जो पुरानी मान्यता है वो कैथोलिक मान्यता है, और जो नई मान्यता है मेरे भाई वो है प्रोटेस्टेंट मतलब कि प्रोटेस्टेंट मान्यता। तो प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की विशेषताएं ये दोनों समझेंगे। प्रोटेस्टेंट धर्म की नैतिकता यानी आचार्य विचारधाराएं समझेंगे। पूंजीवाद के विकास और के साथ सहसंबंध देखेंगे। आलोचनात्मक मूल्यांकन फिर देखेंगे इन सभी सिद्धांतों के। तो इस तरीके से ये है मैक्स वेबर महोदय। इसके बाद में अगले जो विद्वान आते हैं उनका नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। मीड ये बड़े विद्वान आदमी है, ये एक प्रकार से बेसिकली मनोविज्ञान भी पढ़े लिखे हैं, मनोवैज्ञानिक हैं ये। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अगर बात की जाए तो इन्होंने एक प्रकार से आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत की बात मेरे हिसाब से इन्होंने करी है, मैं और मुझे की अवधारणा दी है। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात करें तो इनका जन्म 1863 में हुआ था, मृत्यु 1931 में हुई है। जीवन परिचय की अगर बात की तो बौद्धिक पृष्ठभूमि इनके और जीवन परिचय और इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में इनका सिद्धांत है वो है प्रतीक अंतरक्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद क्या है, इसकी जो मान्यताएं रही हैं, इसके सिद्धांत जो नियमावली रही उसके बारे में जानेंगे। मस्तिष्क, प्रतीक और संचार ये तीनों क्या हैं इसके बारे में समझेंगे। स्व की सामाजिक अवधारणा, स्व मतलब क्या होता है, स्व मतलब खुद की पहचान, अपने आप की, तो ये भी एक सिद्धांत है इनका मीड का। ठीक है, तो स्व की सामाजिक अवधारणा समझेंगे, इसमें मैं और मुझे, ठीक है, आई एंड मी की अवधारणा के बारे में जानेंगे। स्व के प्रकार, प्रतीकात्मक अंतरक्रिया तथा समाज के बारे में समझेंगे। मीड के प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद का महत्व और उसकी समालोचना समझेंगे। कुल मिलाकर के जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो हैं वो समाजीकरण के सिद्धांत को लेकर के ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में हम लोग समझेंगे टॉलकॉट पार्सन्स के बारे में। टॉलकॉट पार्सन्स की अगर बात टॉलकॉट पार्सन्स तो ये भी विद्वान बड़े फेमस रहे हैं, आधुनिक विचारकों में इनका नाम आता है समाजशास्त्र के। टॉलकॉट पार्सन्स की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 1902 में हुआ था, 1979 में यानी 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती, निधन हो जाता है इनका।
इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इन्होंने जो दिया है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत में क्या बातें बताई हैं, क्रिया की पूर्व अवधारणा क्या है, क्रिया की संशोधित अवधारणा क्या है, क्रिया का संदर्भ ढांचा क्या है, समालोचनात्मक मूल्यांकन इस सिद्धांत का देखेंगे। इसके बाद में दूसरा सिद्धांत इनका पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष और प्रकारात्मक पक्ष यानी कि आजिल प्रारूप दोनों को समझेंगे। तीसरा सिद्धांत है प्रतिमानित विकल्प, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था तथा आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के प्रतिमानों के स्वरूप में हम प्रतिमानित विकल्प के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये सब सिद्धांत जो रहे हैं ये बड़े फेमस सिद्धांत रहे हैं और इन सभी सिद्धांतों की मदद से ही समाजशास्त्र आगे बढ़ पाया है। समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि और समाजशास्त्र में जो शास्त्रीय विचारक रहे हैं यही सब रहे हैं जिन्होंने एक प्रकार समाजशास्त्र की नींव मजबूत करी, समाजशास्त्र की जड़ मजबूत करी। तो इन सभी विचारकों के बारे में डिटेल में हम लोग जानकारी देखेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में मैं जानकारी दूंगा। इसके बाद में 11वें जो चैप्टर मतलब 11वें जो विद्वान है उसमें नाम आता है किसका, रॉबर्ट के मर्टन का। किसका, आर के मर्टन का। रॉबर्ट के मर्टन की अगर बात की तो 1910 में इनका जन्म होता है और 2003 में इनकी मृत्यु होती है आर के मर्टन की। 60 में आर के मर्टन कहते हैं, ये पूरा नाम है आर के रॉबर्ट के मर्टन। जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में जाने की कृतियाँ। इनका जो सिद्धांत है मध्य सीमा का सिद्धांत है, इसके बारे में समझेंगे। मध्य सीमा सिद्धांत का अर्थ क्या है, परिभाषा, उदाहरण सब कुछ जानेंगे। मध्य सीमा सिद्धांत की विशेषताएं, महत्व, सिद्धांत की आलोचनाएं और मूल्यांकन सब कुछ जानेंगे। मर्टन का प्रकार्यवाद के बारे में हम समझेंगे। मर्टन का प्रकार्यवाद का सिद्धांत है। प्रकार्यवाद को लेकर के एक प्रश्न पिछली बार पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय में, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करें। प्रकार्यवाद का अर्थ, प्रकार्यात्मक विश्लेषण के प्रारूप, प्रकार्यवाद की मान्यताएं, प्रकट और निहित प्रकार्य, प्रकार्य और आकार्य। प्रकार्य और आकार्य क्या होते हैं, यहाँ से या दोनों में अंतर को लेकर के भी प्रश्न अगली बार पूछा गया था, मतलब पिछली बार। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से ये आपके जो है चैप्टर्स कुछ थे जिसके बारे में मैंने बताया। तो ये एक एक चैप्टर जो मैंने बताया, तो 11 चैप्टर लगभग यहाँ से 22-23 वीडियो लगभग बनेगी, ठीक है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए व्यवस्था मैं कर दूंगा, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि सिलेबस आपकी बार सभी सब्जेक्ट की आपकी कंप्लीट करवाई जाए, ठीक है। न्यू सिलेबस 2024-25 का एक प्रकार से अवेलेबल हो रहे हैं, जिसमें हिंदी का पहला पेपर जो आपका है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, इसका भी मैंने सिलेबस दे दिया। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखने के लिए, हर एक सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियोस पाने के लिए, बीए में अगर आप हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बेस्ट है। शुक्ला स्टडी पॉइंट से बेहतर चैनल ये पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। ये मैं अपने मुख से इसलिए कह रहा हूँ चूँकि एक प्रकार से यही वास्तविकता है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि आपके कॉन्फिडेंस बोलते हैं, और आप लोग जब कमेंट करते हो और आपके पेपर होते हैं, पेपर मैं स्वयं देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, पूरा का पूरा पेपर मैं एक प्रकार से एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद में पता चलता है कि हाँ, सारे के सारे प्रश्न तो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हैं। तो कहीं ना कहीं पे बड़ा एक प्रकार से अच्छा लगता है जब आपके पेपर अच्छे होते हैं। तो ऐसे पेपर आपके अच्छे होंगे अगर आप शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।